तीनों डेट छोड़कर एक बड़े ही महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे तो कुछ ही देर बाद वहां चिराग भी आ पहुंचा। विनय भी उसके साथ ही था और बदकिस्मती ये थी कि सबकी एक दूसरे से मुलाकात भी हो गई। रूही ने क्योंकि अपना हुलिया बदल रखा था इसीलिए वो किसी को पहचान में नहीं आई, मगर फिर भी जाते जाते चिराग ने जानवी से पूछ ही लिया, तुमने इससे इंट्रोडक्शन नहीं करवाया हमारा, कौन है ये? चिराग के इस सवाल ने रूही के अंदर उथल पुथल पैदा कर दी। वो घबरा गई कि अगर चिराग ने रूही को गलती से पहचान लिया तो वो अलग तमाशा बनाकर रख देगा, मगर एंड मौके पर जानवी ने कह दिया, ये हमारी कॉमन फ्रेंड है, आज ही सुबह आई और रात को निकल भी रही है। जय ने भी हाँ में हाँ मिला दिया क्योंकि वो जानवी को वापस से अपसेट नहीं करना चाहता था। चिराग वहाँ से निकल गया। उसके निकलते ही रूही बिजली की तेजी से वहाँ से निकली और सीधा जानवी के होटल पहुंची, जहाँ इन्होंने नीलोफर को नींद की गोली देकर सुला दिया था। रूही ने नीलोफर को हिला हिला कर जगा दिया। काफी मुशक्कत के बाद नीलोफर उठी और उठते ही बोली, मैडम मैं यहाँ सो गई थी। रूही ने बचकानी अंदाज में सर हिलाकर हाँ कर दिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इधर कैसे आ गया। अच्छा, और जानवी मैडम किधर है? वो तुमको ऐसा ही अकेला छोड़कर चला गया? अनबिलीवेबल, वो ऐसा कैसे जा सकता है? मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ उसको। रुको तुम रुको। रूही ने मना करने की कोशिश की मगर नीलोफर कहाँ कुछ सुनने वाली थी। उसने कॉल घुमाते ही खड़क कर बोला, जानवी मैडम, एक तो तुम खुद रूही मैडम को यहाँ घुमाने लेकर आया और अभी खुद ही गायब हो गया, वो भी तब जब मैं सो गई थी। ऐसा कैसे कर सकता है तुम? जानवी ने जवाब देते हुए कहा, आंटी मैंने तो कहा था भाभी को कि मैं रुक जाती हूँ यहाँ जब तक आप नहीं जगती, पर उनकी जिद तो आप जानती है ना, वो तो मेरे साथ बाहर खेलने भी नहीं गई, आप ही के पास बैठी रही, कहती रही कि मैं नीलोफर के बिना नहीं जाऊंगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करती? नीलोफर ने तुरंत रूही का हाथ पकड़ा और उसे लेकर होटल से बाहर आए और फिर सीधा घर आ गए। घर आते ही रूही सीधा अपने कमरे में गई और सीधा गदाक से बिस्तर पर बैठ गई। फिर उसने तुरंत अपना आईपैड निकाला और जानवी को मैसेज भेजा, जानवी आइंदा से मुझे प्लीज ये सारे वाहियात काम मत करवाना, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। तुम्हें अंदाजा भी है अगर चिराग ने मुझे रेस्टोरेंट में पहचान लिया होता तो क्या होता? यू जस्ट इवन कांट इमेजिन। जानवी ने रिप्लाई करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इट्स ओके, पहचाना तो नहीं ना, अब चिल करो, बाय द वे थैंक्स। उधर जानवी और जय वहीं रेस्टोरेंट में ही रुककर कुछ ऑर्डर करने लगे। बातों ही बातों में जय ने जानवी से मजाकिया अंदाज में पूछा, वैसे कहाँ से पकड़ कर लाई थी तुम इसे? डूड शी इज जस्ट हॉरिबल, ओनली आई नो हाउ आई बेयर्ड हर। जय की ऐसी बातें जानवी को अच्छी नहीं लगी। उसने चिढ़कर बोला, आर नॉट यू बीइंग सो शैलो? कैसे आदमी हो यार, विदेश में रहकर भी अभी तक वही फालतू की सोच है तुम्हारी। जय ने अपने बचाव में तुरंत कहा, अरे तुम समझ नहीं रही हो, मैं उसे वैसे बुरा नहीं कह रहा हूँ, इट जस्ट कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मतलब काफी अलग लुक्स थे, एकदम नॉन कन्वेंशनल। चुप रहो, अब डैमेज कंट्रोल मत करो, तुमने उसको उसके लुक से जज किया है एंड दैट्स ट्रू। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसा उसको समझ रहे हो वो वैसी बिल्कुल नहीं है, समझे? जय ने थोड़ा अचका कर पूछा, वैसी नहीं है का क्या मतलब है? मतलब ये कि जिसे तुम उसका असली चेहरा समझ रहे हो वो उसका असली चेहरा है ही नहीं, उसने मास्क लगा रखा था। मास्क लगा रखा था? पर थी कौन वो? जय ने पूछा। जानवी ने बात टालते हुए कहा, जाओ जाकर उससे ही पूछो, और ये बोलकर चिकन के पीसेस तोड़ने लगी। दोनों अपना अपना खाना खत्म करके सीधे अपने घर पहुंचे तो सुनैना पहले ही हॉल में एकदम नाक भौएं चढ़ाए हाथ में बेलन लेकर बैठी थी। सुनैना वैसे तो बेहद एलीट क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन आज उसके अंदर की पंजाबन माँ जाग गई थी। उसने जैसे ही जानवी को देखा वो बेलन लेकर एकदम से उसके पीछे पड़ गई और बिना कोई सवाल जवाब किए ही उसके बाजू पर 2-3 बेलन ताड़ ताड़ लगा दिए। जानवी ने खुद को बचाते हुए पूछा, मॉम क्या कर रही हो आप? क्या हुआ है? ऐसे मिडिल क्लास वाली मम्मियों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? जब तुम ऐसी वाहियात हरकत कर सकती हो तो मुझे मिडिल क्लास वाली हरकत करनी ही पड़ेगी जानवी। अरे पर मैंने किया क्या है? सुनैना ने फटाक से एक और बेलन चलाते हुए कहा, मैंने क्या किया? कौन सी वाहियात लड़की लेकर आई थी तुम डेट पर? पूरी दुनिया में तुम्हें एक वही बदशक्ल मिली थी अपने भाई के लिए जिसे तुम उठा लाई। सुनैना का ध्यान जानवी से हटकर अब जय पर आ चुका था। वो उसके पीछे भी बेलन लेकर भागी, मगर जय ने तेज दौड़ लगाकर किसी तरह अपने आप को तो बचा लिया। जय ने दूर खड़े होकर ही पूछा, लेकिन मम्मा आप भड़क क्यों रही हो? इतना कौन सा मैंने उससे शादी कर ली है? अच्छा मतलब शादी करके चला आता तब मैं तुझे बोलती। हाँ तुझे पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी सारी फ्रेंड्स कैसे देख रही थी मुझे? इतनी बेइज्जती तो मुझे कभी महसूस नहीं हुई जितनी तुमने आज मेरी करवाई है। सुनैना फिर जय के पीछे बेलन लेकर भागी। इतने में दूर खड़ी मेड हंसते हुए बोली, बस कीजिए भाभी जी, वरना जय भैया को कहीं चोट लग गई ना तो आप ही रोएंगी कि मेरे बेटे को क्या हुआ।
सुनैना भी अब भाग भाग कर थक ही चुकी थी, इसीलिए वो रुक गई, मगर फिर भी गुस्से में दोनों को देखते हुए फुफुआ रही थी। जय ने सुनैना को जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, आपने अगर और गुस्सा किया ना तो देखना मैं उसी को आपकी बहू बनाकर ले आऊंगा, फिर आप भी वही सीरियल वाली स्टीरियोटिपिकल सास बनकर अपनी बहू को सताती रहना। सुनैना इन सब बातों से एकदम चिढ़ती ही जा रही थी, मगर जय को अब मजा आ रहा था। वो भी बिना रुके बोला, मगर उस लड़की में खराबी क्या है? सुंदर तो है और आपको थोड़ी शादी करनी है, मुझे करनी है ना। यू डोंट हैव अ से इन दिस प्लीज। जय जानबूझकर अपनी माँ के गलत तार छेड़ने में लगातार लगा हुआ था। उसे इस मजाक में अब मजा आने लगा था, पर पासा थोड़ा सा उल्टा पड़ गया और सुनैना जो अब तक इतनी भड़क रही थी वो अचानक बोली, अच्छा ठीक है, बहुत पसंद है ना वो लड़की तुझे, तो एक काम कर, तू उसी से शादी कर ले। सुनैना की बात सुनकर जानवी का गला सूख गया। जय भी थोड़ा सकपका कर बोला, सच में आप मान गई है उसके लिए? हाँ, अगर तुझे वही पसंद है तो वही सही, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। 28 साल का हो गया, अब तक पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तुम्हारे पापा जब 28 के थे ना तो तू हो चुका था, समझा? सुनैना ने बेलन एक टेबल पर रखा और खुद धम करके सोफे पर बैठते हुए बोली, चलो फिर हो गया डिसाइड, तुझे अगर वही लड़की पसंद है तो वापस लेकर आओ उसे, मैं ठीक से मिल तो लूं उसे एक बार। जानवी ये बात सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि क्या चल रहा है ये सब। एक तो पहले ही इतनी मुश्किल से मैं रूही को मना कर लेकर आई थी और अब फिर नो वे, इस बार तो वो कतई नहीं मानने वाली। जानवी ने तुरंत बात को टालते हुए कहा, मम्मा ये क्या बोल रही हो आप? आई अंडरस्टैंड वो बुरी नहीं है, पर वो एक ही लड़की थोड़ी बची है भाई के लिए जो पहली देखी और उसी से शादी करवा दी। और देखते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है? मगर ये कोई बातें अब काम की नहीं थी, क्योंकि सुनैना को अब उस लड़की से दोबारा मिलना ही था। जानवी का प्लान अब जानवी पर ही बैकफायर कर चुका था। उधर चिराग भी अब अपने घर आ चुका था। उसने आते ही नीलोफर से पूछा, नीलोफर रूही कहाँ है? नीलोफर ने थोड़े गुस्से में कहा, चिराग बाबा मैडम तो अपने कमरे में ही है, बट जानवी मैडम से आज मैं बहुत अपसेट हूँ। चिराग के बिना कुछ आगे बोले ही नीलोफर ने अपना नीलोफर पुराण शुरू करते हुए कहा, आपको पता है बाबा, आपके सामने जानवी मैडम रूही मैडम को अपने साथ लेकर गया और फिर उसको छोड़कर खुद ना जाने कहाँ चले गया। इररिस्पॉन्सिबल किड। चिराग आज पहले ही मीटिंग्स के चक्कर में इतना थक चुका था कि वो ज्यादा बातें करने के मूड में नहीं था, इसीलिए वो नीलोफर की बात पर बस मुस्कुराकर वहाँ से एक कूल शावर के लिए निकल गया। एक लॉन्ग बाद के बाद वो बाहर आया और नीलोफर को बोला, जाओ रूही को डिनर के लिए नीचे ले आओ। डाइनिंग पर खाना लग चुका था और रूही भी नीचे आ चुकी थी। चिराग ने चिकन का एक पीस खाते हुए कहा, सो रूही कहाँ गई थी तुम आज? रूही ने तुतलाते हुए कहा, मॉल घूमने। अच्छा कैसा लगा, मजा आया? हाँ बहुत मजा आया, रूही ने खिकियाए हुए कहा। रूही हड़बड़ी में बड़े बड़े कौर खाकर वहां से निकलने की फिराक में थी, ताकि ना ज्यादा देर वो उसके आसपास होगी और ना ही चिराग उससे कोई सवाल कर पाएगा। लेकिन चिराग तो चिराग था, वो रूही के सारे पैंतरे समझता था और हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता था। रूही अब आखिरकार एक बड़ा सा कौर लेकर उठी ही थी कि चिराग ने पूछ लिया, मॉल के अलावा और कहीं नहीं गई थी? रूही ने सोचने की एक्टिंग की और फिर तुरंत उचकते हुए बोली, नहीं तो। अच्छा सुनो, तुम्हारे अंकल का कॉल आया था आज, कह रहे थे तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारा मन है जाने का? अगर है तो बोलो। हाँ जाना है, रूही ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। रोमा और तमन्ना के नाम से तो रूही की आत्मा कांप जाती थी, मगर कहीं ना कहीं माथुर साहब के लिए उसके दिल में एक छोटा सा नर्म हिस्सा अभी भी था। तभी तो उसने जाने के लिए हाँ कह दिया। ये बोलकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई। चिराग अब भी खाना खा ही रहा था कि बाहर से किसी की बहस की आवाज सुनाई पड़ी। वो अंदाजा लगा ही रहा था कि तब तक विनय ने आकर चिराग को कहा, सर बाहर मोनिका मैडम आई है, कह रही हैं आपसे मिलना है। उसे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। विनय ने फिर कहा, लेकिन सर वो बार बार इंसिस्ट कर रही हैं। चिराग को अब गुस्सा आ गया। वो तैस में खड़े होकर बोला, विनय तुम्हें सैलरी मुझसे बहस करने की नहीं, मेरी बात सुनने के लिए मिलती है। उसने तुम्हें इंसिस्ट किया और तुम उसकी रिक्वेस्ट लेकर मेरे सामने आ गए। एक मामूली सी लड़की नहीं संभलती तुमसे? वेल, अगर नहीं संभलती तो कोई बात नहीं, कल अपना रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पर रख देना, मैं साइन कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? चिराग का इतना सख्त मिजाज देखकर विनय के पसीने छूट गए। उसने तुरंत बोला, सॉरी सर, मैं जाकर देखता हूँ, और ये कह के वहां से उल्टे पांव गेट की तरफ बढ़ा। उसके वापस जाते ही मोनिका की नुकीली आवाज फिर से कानों तक चुभने लगी, तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे? तुम औकात भूल गए हो क्या अपनी? चिराग के साथ दिन भर रहने से इस घर के मालिक नहीं बन जाओगे तुम, समझे? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। लेकिन विनय को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए फिलहाल तो कोई जल्दी नहीं थी, इसीलिए उसने आखिरकार मोनिका को अंदर नहीं आने दिया। मोनिका चिल्लाती हुई बोली, ऑल राइट,
अगर कोई मुझे अंदर नहीं आने देगा तो मैं यहीं बाहर बैठ जाऊंगी, पर यहाँ इस घर से नहीं जाऊंगी। कर लो जो करना है। और ये कहकर वहीं दरवाजे के बाहर जमकर बैठ गई। इतना शोरगुल था कि रूही के कमरे तक भी साफ आवाज चली गई। ये इस वक्त कौन इतना चिल्ला रहा है? ये सोचते हुए उसने अपने कमरे के बालकनी का दरवाजा खोला तो देखा मोनिका बाहर बैठी थी। अंदर घुसने की झड़प में उसके बाल वाल सब बिखर गए थे। वो मोनिका जो हमेशा बन ठन कर फुदकती रहती थी, उसकी हालत अभी सफाई कर्मचारी वाली लग रही थी। रूही ये नजारा देखकर अपनी स्थिति का अंदाजा लगा ही रही थी कि उसके आईपैड पर कोई नोटिफिकेशन आया। उसने जाकर देखा तो जानवी का मैसेज था, रूही प्लीज हेल्प। रूही ये मैसेज देखते ही समझ गई कि पक्का जानवी इसे फिर से किसी अतरंगी काम में फंसाने वाली है। उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसी वक्त उसे ब्लॉक कर दिया। क्या जानवी रूही को अपनी मदद के लिए मना पाएगी? आखिर माथुर साहब का रूही को अपने घर बुलाने का क्या कारण हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।